हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हुए हैं जिसमें से क्लास 12th केमिस्ट्री सीबीएसई यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होंगे, वो एमसीक्यू के होंगे और चैप्टर का नाम हमारा होगा सॉल्यूशन। इस चैप्टर के एमसीक्यू का यह पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार करिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। वीडियो में लगातार बने रहें। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। नंबर 1 मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज एंड मोलैलिटी। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन है जो इनमें से रिलेटेड होता है वेपर प्रेशर से। तो पहले हम वेपर प्रेशर का कोई एक फार्मूला लिख लेते हैं और वो फार्मूला क्या है, आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा। तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल एक्स बी। अब ये जो एक्स बी है ये क्या है, यह एक प्रकार का है मोल फ्रैक्शन। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है किससे रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। मतलब हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। On dissolving sugar in water at room temperature, solution feels cool to touch. Under which of the following cases dissolution of sugar will be most rapid? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया, डिजॉल्व करने के बाद उसका डिसोल्यूशन हुआ, मतलब सॉल्यूशन बन गया यानी डिजॉल्व हुआ। अब उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को टच करते हैं तो हमको कूल फील होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। कौन से टर्म्स के माध्यम से यह डिसोल्यूशन जल्दी होगा, मतलब जल्दी सॉल्यूशन बनेगा किस प्रोसेस से? पहला, शुगर क्रिस्टल्स इन कोल्ड वाटर। क्या हम शुगर के क्रिस्टल को कोल्ड वाटर में ऐड करें तो जल्दी सॉल्यूशन बनेगा, या शुगर क्रिस्टल्स इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में हम शुगर के क्रिस्टल को डिजॉल्व करें तो जल्दी डिजॉल्व होगा, या पाउडर शुगर इन कोल्ड वाटर, या कोल्ड वाटर में पाउडर्ड शुगर को डिजॉल्व करें, या ऐसा करें पाउडर्ड शुगर को हॉट वाटर में डिजॉल्व करें। तो कौन सा आंसर हमारा होना चाहिए? तो सोचने वाली बात है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है तो आपने कहा कि चलिए ठीक है टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तो इसका मतलब हॉट वाटर यहाँ क्लियर है। दूसरी बात, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर भी डिपेंड करती है। यदि हम बड़े क्रिस्टल लेते हैं तो वो इजीली नहीं डिजॉल्व होंगे, लेकिन क्रिस्टल को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर डिजॉल्व करेंगे तो स्मॉल पीसेस हो जाएंगे तो और जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब हमारी बात फॉलो होती है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, किसी को जल्दी डिजॉल्व करने के लिए कौन सी कंडीशन होना चाहिए, मतलब हम यहाँ पाउडर्ड शुगर कर दें और टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि हॉट वाटर होना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है? डी। चलिए हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने दिए हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम उनका सीक्वेंस सेम मिले। हम क्वेश्चंस के नंबर्स को इधर उधर करके रखे हुए हैं, बाकी आप बुक में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस जगह रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लीजिए आप इसे। At equilibrium, the rate of dissolution of a solid solute in a volatile liquid solvent is। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ इक्विलिब्रियम होगा, डिसोल्यूशन होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं डिसोल्यूशन क्या है और इसके बाद फिर देखते हैं। सपोज यहाँ एक सोल्यूट है, सोल्यूट को हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो यहाँ क्या बना? सॉल्यूशन बना। फिर इसके बाद सॉल्यूशन के जो क्रिस्टल है फिर मान लीजिए रिवर्स हो रहे हैं, तो ये पहली प्रोसेस सॉल्यूट से सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना क्या होता है? डिसॉल्यूशन होता है।
डिसोल्यूशन और सेकंड प्रोसेस जो होती है, सॉल्यूशन से कुछ क्रिस्टल्स वापस सॉल्यूट के फॉर्म में आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या डिसोल्यूशन की रेट और क्रिस्टलाइजेशन की रेट सेम होती है? तो बिल्कुल सही है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिस स्पीड से, जिस रेट से डिसोल्यूशन होगा उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस रेट से ये हुआ उस रेट से ये, मतलब दोनों डायरेक्शन पर रिएक्शंस चलेंगी, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूट के फॉर्म में बने रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फॉर्म में भी बने रहेंगे, दोनों प्रोसेस होंगे। ऐसा नहीं होता कि ये जिस रेट से ये गया उसी रेट से आया तो इसका मतलब ना तो ये हुआ ना तो ये हुआ, मतलब दोनों प्रोसेस रहेंगी और कुछ फॉर्म में ये बना रहेगा और कुछ फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, ये बेटा पहला वीडियो है MCQ का। ठीक है, तो धीरे धीरे जो इसमें कमियां होंगी नेक्स्ट में हम इसको सुधारेंगे। हाँ, अब इसके बाद है ये कौन सा, थर्ड है, फोर्थ। अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to the solution is। क्या होगा? मतलब उसमें ये कहा कि एक बीकर है, उस बीकर में हमने कोई सोल्यूट को ऐड किया जिसका नाम ए है और उसका प्रिसिपिटेशन हो गया। प्रिसिपिटेशन का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन बनने के बाद आपने कुछ अमाउंट लगता है एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है, और जब एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई तो उसके बाद जो बना हुआ सोल्यूशन होगा उसका नाम क्या होगा? क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा, और या कंसंट्रेशन होगी? तो यहाँ पर सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड को पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन बनाना हमें, तो हम सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं। तो जब मैं यहाँ सॉल्यूट को डिजॉल्व करूँगा तो यहाँ कितना सॉल्यूट, थोड़ा सा सॉल्यूट डिजॉल्व किया कि जिससे कह सकते हैं कि कुछ उसमें सॉल्यूशन समझ में आ जाए कि हाँ बन गया है, बहुत कम भी नहीं ना बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या कर दिया, आवश्यक अमाउंट जितनी होती है उतना यदि हमने डिजॉल्व कर दिया या उससे थोड़ा सा भी कम कर दिया तो यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेटेड हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, यदि हम यहाँ पर रखते हैं सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड का मतलब हम डिजॉल्व करते गए, एक ऐसा टाइम आया जिसमें सोल्यूट डिजॉल्व होना बंद कर दिया। अब मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व, ऐसा यदि हो रहा है तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। लेकिन आपने हीट करके या कह सकते उसमें और ज़्यादा अमाउंट डाल दिया और डिजॉल्व हो ही नहीं रहा, उसके बाद सॉल्यूशन आप बनाए बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब वो सुपर सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सुपर सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि प्रिसिपिटेशन है, मतलब एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। मतलब किसी सोल्यूट की सॉल्बिलिटी है वो किस बात पर डिपेंड नहीं करती है। तो हम यहाँ देखते हैं टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ द सोल्यूट पर, प्रेशर पर, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर। तो सॉलिड सोल्यूट को जब हम डिजॉल्व करते हैं तो डिपेंड किस बात पर करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बहुत से ऐसे सॉलिड सब्सटेंस हैं उनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज होती है या कुछ की सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती है। ये डिपेंड करता है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस पर। इसका मतलब टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट कैसा है, जैसे मान ली आपने कह सकते ऑर्गेनिक सोल्यूट लिया तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक सोल्यूट लिया इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। या आपने पोलर सोल्यूट लिया है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट लिया है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व होगा। मतलब नेचर पर भी डिपेंड करता है।
नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया सोल्यूट यदि पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, लेकिन डिपेंड नहीं करता किस पर, तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया, अब आप सोचते इसको प्रेशर अप्लाई कर दे, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें डाल दें और उसके बाद ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी सॉल्बिलिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ये क्लियर हो गया कि सॉलिड सोल्यूट की जो सॉल्बिलिटी होती है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है कम होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर जो होता है कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? लो होता है। इस कारण से इनकी ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी लो होती है। आपने हेनरी लॉ पढ़ा होगा, तो हेनरी लॉ में क्या बताया गया है? किसी भी सोल्यूट की जो सॉल्बिलिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, यानी उसका प्रेशर कितना है। तो हम देखते यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उस पर तो उसकी सॉल्बिलिटी कम होगी, और यदि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सॉल्बिलिटी भी हाई होगी। तो चूंकि हाई एल्टीट्यूड पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसलिए ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी भी कम होती है। जब सॉल्बिलिटी कम होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, predict which of the following mixtures will show a positive deviation from Raoult's law। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, तो राउल्ट लॉ का जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, पॉजिटिव का मतलब हम मान लेते हैं इंक्रीज होना। पॉजिटिव का मतलब क्या मान लें? इंक्रीज होना। और क्या इंक्रीज होना? अगला क्वेश्चन आपका आएगा तो आप कहेंगे वेपर प्रेशर। तो यदि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन की अपेक्षा इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब वह सॉल्यूशन ऐसी बात को प्रदर्शित करता है कि वह राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कब इंक्रीज होगा? तो प्रेशर तब इंक्रीज होता है जैसे मान लेते हैं एक प्योर सॉल्वेंट है, पहले ये रखे हैं, इसके पार्टिकल्स आपस में हैं, ये पार्टिकल्स हैं प्योर सॉल्वेंट के। ठीक है, ये मान लेते हैं सॉल्वेंट ए है, दूसरा है जिसका नाम है सॉल्वेंट बी, ये इसके पार्टिकल्स ये हैं। ठीक है, इनके बीच ये ऐसा रखा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं ए पार्टिकल्स और बी पार्टिकल्स, ए और ए पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है जिसको कहा जाता है ए अट्रैक्शन, और यहाँ बी पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसे कहा जाता है बी अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर जब दोनों आपस में मिक्स्ड हो जाएं, किसी एक ही सॉल्वेंट के साथ एक ही बेसल में ऐड कर दिए जाएं, तो इनमें से कुछ पार्टिकल्स ए होंगे और कुछ पार्टिकल्स बी होंगे। तो सपोज हम ए के पार्टिकल और इसके साइड में बी आ गया तो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन इस बार होगा। तो जो अट्रैक्शन ए और बी के बीच का होगा, वो अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? यह अट्रैक्शन ए के अट्रैक्शन और बी के अट्रैक्शन से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जब ये अट्रैक्शन कम हो जाएगा तभी ए के मॉलिक्यूल्स इजीली वेपराइज होंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी इजीली वेपराइज होंगे। तो जो जितना ज़्यादा वेपराइज होगा तो वेपर बढ़ेंगी तो हम कह सकते हैं वेपर का प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कोई एग्जाम्पल लें, जैसे मीथेनॉल एंड एसीटोन। तो शुरू में मीथेनॉल क्या है?
इस बात को समझ लेते हैं। शुरू में जो यहाँ मीथेनॉल है तो मीथेनॉल का इस तरह स्ट्रक्चर है, सपोज CH3O और यहाँ H है। फिर इसके बाद अगला है CH3O और ये H है, तो इसके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया, कंसीडर करिए कि भाई किसी में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन था, तो ये तो बिल्कुल मेथेनॉल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन है। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, एसीटोन को ऐड कर देते हैं, इस एसीटोन को जब ऐड करेंगे तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेकिंग हो जाएगी और इसके बीच में कौन आ जाएगा, एसीटोन। यहाँ पर कौन आ जाएगा, एसीटोन। तो जब इस जगह एसीटोन हो जाएगा, एसीटोन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, ये ब्रेक हो गई। अब अभी तक क्या होता था, इसके बीच ऐसे ऐसे अट्रैक्शन था, लेकिन अब इसके बीच अट्रैक्शन ब्रेक हो गया, अट्रैक्शन नहीं रह गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मेथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ मीथेनॉल का मॉलिक्यूल है, यहाँ भी मीथेनॉल का मॉलिक्यूल है। अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं रह गया, तो अभी बीच में जब एसीटोन आ जाता है तो एक समस्या और आ गई कि इस मेथेनॉल को ये दूर कर देगा, इस मेथेनॉल को दूर कर देगा, बीच में अपना आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एसीटोन भी फ्रीली वेपराइज होगा, मीथेनॉल भी फ्रीली वेपराइज होगा, जिससे वेपर्स बढ़ेंगी और वेपर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, मीथेनॉल एंड एसीटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है, तो आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप सोल्यूट कह सकते हैं। तो यहाँ क्या है, नेचर ऑफ द सोल्यूट दिया है, बिल्कुल गलत है, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद अगला द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट की फिजिकल प्रॉपर्टी पर तो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वह नेचर पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है केवल किस पर, नंबर पर। तो नंबर वाला आपका ये है, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर भी नहीं डिपेंड करता। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्व सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है। तो और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, यह इलेक्ट्रोलाइट है, ये जब आयनाइज्ड होगा इसके 2 पार्ट्स होंगे, ये जब आयनाइज्ड होगा तो Na2SO4 के कितने पार्टिकल्स होंगे, Na2SO4 और इसके 2 पार्टिकल्स होंगे, रे भाई Na प्लस और SO4 माइनस माइनस, यानी ये हो गए यहाँ 2। तो टोटल इसके पार्टिकल्स कितने हो गए, 3, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। साथ में इसके 10 मोल्स भी दिए हुए हैं, 1 लीटर में 10 मोल, इसके 1 लीटर में 1 लीटर में 1 लीटर में 1। मैं लीटर कहाँ से पाया है, क्योंकि जो m लिखा है, m का मतलब होता है एक यूनिट है मोलैरिटी की, जिसमें है मोल पर लीटर, मतलब 1 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो सबसे ज़्यादा मोल इसमें है और 1 मोल में पार्टिकल कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल इसी में मिल रहे हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वल होता है, यहाँ चूँकि वांट है
वांट हाफ फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये सभी आयनिक हैं। तो यहाँ लिखेंगे I वांट हाफ फैक्टर, फिर लिखेंगे Kb इंटू m मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी में जितने मोल्स हैं वो कितने यहाँ हैं, हम कह सकते हैं 10 मोल्स हैं। तो सबसे ज़्यादा ये हैं। I की वैल्यू कितनी है, 2 and 1 3 है, यहाँ I की वैल्यू 3 है, और Kb की वैल्यू तो सब में सेम रहेगी। Kb क्या है, ये एक प्रकार का मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, किसका होगा, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का होगा। तो ये तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, कॉमन रहेगा। लेकिन अब यह है कि नंबर ऑफ मोल्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए डेल्टा टीबी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और जब डेल्टा टीबी की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट टीबी भी आंसर हमें ज़्यादा मिलेगा। चलिए, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट मीन्स होता है यही जो मैं भी आपको बता रहा था, केबी। केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी का दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट कौन सी होती है, इसमें पहला ऑप्शन ही दिया है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और अगली सीरीज में 10 क्वेश्चन लाएंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पहला वीडियो था, इसमें जो भी कमियां हैं, जो भी करेक्शन होने की संभावना है, मैं अगली बार इसको सुधारने का जरूर प्रयास करूँगा। मैनी मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुँह बनाए रही यार, आ गया इसमें।